नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों के ट्रेड पर नजर डालेंगे। आज अच्छा खासा न्यूज फ्लो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में है, लेकिन अगर आप बाजार की चाल देखें तो ये थोड़ी सी बैकफुट पर है। 100 पॉइंट के नुकसान पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 22,301 के लेवल्स आ चुके हैं। 400 तक पहुंचे थे और वहां से हम थोड़े से डिरेल हुए हैं। निफ्टी बैंक का हाल देखिए, यहाँ पर भी लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान है। इधर भी आप गौर करिएगा तो करीब करीब डे हाई से हम 40 पॉइंट नीचे आए हैं। तो निफ्टी बैंक नरम है, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है जितनी शायद आपको निफ्टी में दिखाई दी हो। मिड कैप इंडेक्स इस बीच यहाँ पर भी सिलसिला बिकवाली का ही कायम है, करीब 60 पॉइंट के नुकसान पर। इसीलिए आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर शायद गिरने वाले शेयरों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ये स्थिति आपके सामने। अब आपको दिखाते हैं कंट्रीब्यूटर्स इंडेक्स के, कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी और मंदी की तरफ बना है। तो आज अनडाउटेडली टाटा मोटर्स का शेयर सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, फिर एसबीआई, बजाज ऑटो, बीपीसीएल में खरीदारी। कहां तेजी की पोजीशंस थमी है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। एलटीआई माइंट्री लगातार 3 सत्रों में कमजोर रहा और यहाँ रिलायंस में भी हम देख रहे हैं आज कुछ मुनाफा वसूली के ही अंश बन रहे हैं। इसीलिए मार्केट ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ। अब ऐसे में हमारे जानकारों ने किस तरह के ट्रेड्स दिए, उनकी स्ट्रैटेजी आज के लिए क्या रहेगी और अब तक कहाँ कमाई हुई है, उसका पूरा सार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सोनी पटनायक करीब 2.5% के रिटर्न्स कमा कर गई है कल। आशीष कयाल हल्के से पॉजिटिव में 0.26% के रिटर्न्स। अमित त्रिवेदी ने -2% के रिटर्न्स दिखाए। ये कल तक की स्थिति थी। आज के मार्केट को वो कैसे पढ़ रहे हैं पहले ये समझ लेते हैं। सोनी, आज की रीडिंग क्या है? ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मार्केट, क्या अप्रोच होगी? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड सारे दर्शकों को। यहाँ पे हल्की सी एक करेक्शन नजर आ रहा है, बट मेरे ख्याल से अभी हम डेटा देखेंगे तो सपोर्ट पे आ रहा है 22,300 22,200 के जोन में सपोर्ट काफी है। सो करंट लेवल पे देखेंगे तो बाउंस करना चाहिए। 22,200 काफी क्रूशियल है। बाउंस करते हुए 22,400 450 के रेंज में ही जा सकता है। 450 का एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करने के बाद ही हमको 22,600 के ऊपरी स्तर पे लेवल्स नजर आ सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पे हल्की से बेटर है देन निफ्टी। बैंक निफ्टी का 47,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो काफी बार ये अभी टेस्ट भी किया है। मेरे ख्याल से आज के लिए भी 47,000 होल्ड कर सकता है और बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 48,000 एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक पर व्यू है। अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी पे देखा जाए तो क्या था कि मोरलेस चौपी रहेगा, बट ऑन अ पॉजिटिव साइड जब तक 22,200 के ऊपर है तब तक थोड़ा आउटलुक है, थोड़ा अंडरटोन जो है वो पॉजिटिव है। कंपैरेटिवली बेबिलिटी है और वहां पर चांसेस है कि ऊपर में 47,800 से लेके 48,000 तक की एक रैली आनी चाहिए। सो ओवरऑल जो इंडेक्स पे है थोड़ा चौपी रहना चाहिए और एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक पर ज्यादा फोकस रहेगा। आशीष, आपकी स्ट्रैटेजी? देखिए, इंडेक्स में आज थोड़ा दबाव बना है। हम देख सकते हैं करीबन 100 पॉइंट निफ्टी नीचे है, लेकिन सपोर्ट नीचे में करीबन आता है 22,200 के आसपास। और अगर आप देखें तो 22,400 पे काफी हाई कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी हो रहा है, तो यहाँ पे 22,400 को क्रॉस करना मुश्किल होगा इंडेक्स के लिए। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से रेंज में रह सकता है 22,200 से लेके 22,400 420 तक रेंज में रहेगा। लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में एक्टिविटी देखी जा सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग की जा सकती है, मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस रहना होगा। और यहाँ पर मेरे ख्याल से ओवरऑल जो रुझान है वो बाय ऑन डिप्स का है, तो ट्रेंड इंटैक्ट है। यहाँ पर चिंता करने वाली बात नहीं है जब तक निफ्टी 22,200 के ऊपर 200 के नीचे क्लोज नहीं करता। तो जब तक 22,200 के ऊपर ही बना हुआ है तब ठीक है, उसके नीचे जिस दिन क्लोज होगा तब रिविजिट करेंगे। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर ही बना हुआ है। चलिए, कुछ स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई हमारे जानकारों के लिए कल की है वो आपको दिखा देते हैं। एक तो आशीष कयाल का था, केईआई इंडस्ट्रीज 2% के रिटर्न कमा कर गया। एबी कैपिटल अमित त्रिवेदी के लिए करीब 1% के रिटर्न कमा कर गया और सोनी का गेल लगभग 1% तक के रिटर्न कमा कर गया। ये कल की तस्वीर थी। आज कौन से ट्रेड्स लाएंगे? अमित का पोर्टफोलियो देख लेते हैं पहले। मदरसन वायरिंग, ये मुझे याद है कल उन्होंने दिया था, अभी भी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। आज सुबह में लेमन ट्री और एबी कैपिटल में इन्होंने अपनी पोजीशन काटी है। एबी कैपिटल में प्रॉफिट बुक किया, लेमन ट्री से एग्जिट किया। अमित, आज का नया ट्रेड?
जी देखिए पहला ट्रेंड जो है बाई साइड पे है बैंक ऑफ इंडिया पे ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर के काफी इंप्रूवमेंट आया बैंक ऑफ इंडिया में। रिसेंटली एक करेक्शन आया था लेकिन 130 के आसपास एक स्टेबिलिटी आई और अगेन एक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में बिल्ड हो रहा है और रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। तो करंट मार्केट प्राइस पे बैंक ऑफ इंडिया बाय कर सकते हैं। 135 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड की बात करें तो 165 के अपसाइड प्रोजेक्शन इसमें ओपन है। 165 तक जा सकता है स्टॉक। ये आज करीब 3 रुपए 20 पैसे के आसपास ऊपर है, 2% के गेंस। तो 165 टारगेट और स्टॉप लॉस के तौर पर आप 135 वाला लेवल मार्क करेंगे। ये है फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड। चलिए अब आते हैं आशीष के पोर्टफोलियो पर। आशीष के केस में इन्होंने आज सुबह में केईआई इंडस्ट्री से बुक किया है मुनाफा 3430 के आसपास। इन्होंने कल सीएससी, श्री रेणुका, हैल और जीआईसी में अपनी पोजीशन काट ली। आशीष आज का नया ट्रेड क्या है? देखिए आज का जो ट्रेड है वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पर एक स्टॉक ने डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन किया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। तो गुंजाइश है यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल हमें मिल सकता है। ऊपर में टारगेट है 1560 का इस स्टॉक के लिए और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1375 का। 375 का स्टॉप लॉस। क्लीन साइंस पर तेजी की पोजीशन 1560 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप मैप कर रहे हैं। खरीदारी की राय रहेगी इस पर्टिकुलर ट्रेड में, आशीष कयाल की राय है। सोनी की तरफ बढ़ते हैं और सोनी ने इनफैक्ट 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं। एक तो इनका बीएल जो कल जोड़ा था आज फिर चल रहा है तो उस पोजीशन को होल्ड किया है। 235 इनका वैसे टारगेट था। एचडीएफसी लाइफ के ट्रेड को भी फिलहाल होल्ड कर रही हैं तो मौका इनके पास एक ट्रेड जोड़ने का है। ध्यान रहे हिंदुस्तान कॉपर, गेल, आईओसी सब में आज इन्होंने अपनी पोजीशंस काट ली आज और कल में। सोनी बताइए फिर नया ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरा पिक रहेगा आज सन टीवी में। सन टीवी में काफी अच्छे से चार्ट्स पे 100 ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। 620 स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल 645 पे आप बाई कर सकते हैं। 720 टारगेट। ओके ये फिलहाल आपके लिए 645 के आसपास बाई कीजिएगा। 720 आपका टारगेट रहेगा और 645 पर इस समय कर रहा है कारोबार ये ट्रेड। सन टीवी की हो रही है बातचीत जहां पर एक मौका तेजी का इस समय सोनी ने आइडेंटिफाई किया है। वैसे अमित और आशीष आपके पास मौका है एक एक स्टॉक और जोड़ने का, वो आप निकाल कर रखिएगा। तब तक आज के बड़े मोमेंटम ट्रेड की तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं और वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हम सब जानते हैं कल शाम को मार्केट बंद होने के बाद खबर आई और उसके बाद स्टॉक 4% ऊपर है। इनफैक्ट इंट्राडे में हमने देखा है अच्छी तेजी बनी, 1000 के ऊपर ये कारोबार इवेंचुअली कर रहा है काउंटर। अब बाजार ने थम्स अप क्यों दिया है? क्योंकि कंपनी ने दरअसल एक डीमर्जर प्लान अनाउंस किया जहां पर दोनों जो एग्जिस्टिंग और कोर बिजनेसेस हैं कंपनी के, सीवी और पैसेंजर व्हीकल्स, उसको अलग अलग करने का निर्णय लिया है और पैसेंजर व्हीकल साइड में वो ईवी, इनका जेएलआर का कारोबार सब जोड़ा जाएगा। दोनों ही बिजनेसेस आगे चलकर लिस्ट होंगे। अब इसमें कैसे वैल्यू करना चाहिए इन दोनों बिजनेसेस को और इवेंचुअली ये डीमर्जर कंपनी के लिए फिर कैसे फायदा कमा सकता है, इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है हिमांग जानी। हिमांग, आप सालों से स्टॉक ट्रैक करते आए हैं एंड आई एम गेसिंग ट्रेड भी किया होगा कभी। 1000 पर आएगा, 1000 पर आएगा, खूब इसकी चर्चा हुई। कैसे वो स्टॉक 500 से अब 1000 पर आया है इतनी रफ्तार में, वो हम सब जानते हैं। ये डीमर्जर के पर्सपेक्टिव से बताइए, पहले तो कितनी वैल्यू अनलॉकिंग होने की गुंजाइश है, आप कैसे पढ़ते हैं इसे? सो अर्षदा, एक तो टाटा मोटर में जो उसकी वैल्यूएशंस टिपिकली मिलती थी वो कम थी क्योंकि डेट कंपनी में काफी ज्यादा था और जेएलआर बिजनेस काफी कॉम्प्लेक्स था, तो एनालिस्ट्स के लिए भी थोड़ी मुश्किल थी कि किस तरह का वैल्यूएशन उसको देना चाहिए। पर पिछले जो 2 एनालिस्ट कॉल हुए थे उसमें कंपनी ने एक बहुत ही क्लियरली बताया था कि जो डेट है उसको, नेट डेट को 0 लेके आएंगे और जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के अंदर, ईवी के अंदर और साथ में जेएलआर के अंदर जो रिवाइवल देखा, उसके कारण एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। तो ये आज की जो अनाउंसमेंट आई है, जो डीमर्ज करने जा रहे हैं कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को, उसमें हम 1 या 2 बातें बताना चाहेंगे। एक तो ये है कि कमर्शियल व्हीकल में मार्केट लीडर होने के बावजूद जो वैल्यूएशंस कंपनी को मिलती थी उसकी कंपैरिजन अशोक लेलैंड से करते थे
तो मुझे लगता है कि उसके अंदर एक डेफिनेटली थोड़ा सा प्रीमियम मिलना चाहिए गिवन द मार्केट शेयर और जिस तरह का काम कंपनी कर रही है। और जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है उसमें मीडियम टर्म में एक री रेटिंग का स्कोप होगा, क्योंकि ईवी के अंदर मार्केट लीडरशिप है कंपनी की, पीवी के अंदर बहुत ही बढ़िया रोल आउट हुआ है, मार्केट रिस्पांस काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये इमीडिएटली नहीं होगा, इसको हमें थोड़ा सा वक्त देना होगा और नंबर्स कैसे आते हैं मार्केट देखेगा, बट डेफिनेटली एक री रेटिंग का स्कोप इसमें बना रहेगा। आप कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग तौर पर कैसे वैल्यू करेंगे हेमांग, और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को कैसे वैल्यू करेंगे? क्योंकि अगर आप पूरा रेवेन्यू का सम देखें, इस समय सबसे ज्यादा योगदान रेवेन्यू में ऑफ कोर्स जेएलआर लेकर आता है, जो लगभग 60% के ऊपर का है। फिर 14-15% के आसपास योगदान रेवेन्यू का पैसेंजर व्हीकल्स का है। सीवी बिजनेस का रेवेन्यू में योगदान 20% का है। तो सीवी अगर अलग हो रहा है, वहां उस बिजनेस को कैसे वैल्यू करेंगे आप? सीवी के अंदर देखिए उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जो है वो लगभग 21% का है, पर आज की तारीख में मार्केट उसको प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, क्योंकि ज्यादा बेंचमार्क और अलग से कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो हमें लगता है कि इसमें इसको डेफिनेटली अशोक लेलैंड के मुकाबले एक प्रीमियम मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो सीवी बिजनेस है उसके अंदर जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसकी गाइडेंस भी कंपनी ने ठीक ठाक दी है कि इंडस्ट्री ग्रोथ से थोड़ा बेहतर करेंगे और मार्जिन भी थोड़ा बेहतर है। तो अब मुझे लगता है कि 15 से 20% का प्रीमियम मिलना चाहिए कंपेयर टू अशोक लेलैंड। और पीवी जो है जहाँ पे कि 8.5-9% की वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं और ईवी के अंदर तो ज्यादा होगी, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो मुझे लगता है कि मारुति से थोड़ा सा कम होना चाहिए। मारुति इज टुडे ट्रेडिंग एट अबाउट 27-28 टाइम्स फॉरवर्ड पी। करेक्ट। टाटा मोटर डिजर्व्स 23-24 का पी। तो बड़े पैमाने पर वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। अच्छा हेमांग, यहाँ पर कुछ लोग इनफैक्ट हमें सोशल मीडिया पर पूछ भी रहे थे डीवीआर का क्या होगा। डीवीआर की कोई टाइमलाइन आपके पास कुछ ध्यान में है क्या कि कब ये ऑर्डिनरी शेयर में बदलेंगे, क्योंकि वो रेशियो तो आ गया था? डीवीआर का टाइमलाइन कोई स्पेसिफिक दिया नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसी योजना थी कि उसका इसके साथ मर्ज हो जाएगा, पर कोई स्पेसिफिक टाइमलाइंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि डीवीआर में भी तो स्टॉक के अंदर जिस तरह का हम प्राइस मूव देख रहे हैं उसका पूरा कोरिलेशन 1:1 का मिलना चाहिए। तो वो भी अगर इन्वेस्टर्स के पास है तो बिल्कुल बने रहिए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट अबाउट 6 to 12 मंथ्स ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो हेमांग, अगर किसी को ये शेयर खरीदना है और 1000 अब टाटा मोटर्स के लिए महंगे लगने लगे हैं, तो डीवीआर के जरिए ट्रेड होगा? डेफिनेटली कर सकते हैं। एक थोड़ा इंतजार कीजिए। आज ऑलरेडी स्टॉक 4-4.5% ऊपर है। काफी सारे न्यूज फ्लो आ चुके हैं। ये साल में एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। तो बाय करने के लिए एक डिप का इंतजार करें, चेज ना करें इसको, क्योंकि उससे इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। पर अगर आप इसमें डिप में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू डीवीआर तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो टाटा मोटर्स एक बाय साइड का ट्रेड है। डिप पर खरीदेंगे तो और बेहतर है, और 1000 का शेयर नहीं खरीदना चाहते तो 682 के आसपास वो डीवीआर ट्रेड कर रहा है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ करे तो ये लेंगे। अच्छा, पूरे टाटा समूह में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें एक कंपनी ऑफ कोर्स टाटा केमिकल्स की भी है। जब वो हम ईवी बिजनेस की वैल्यू की बात करते हैं और कितना पोटेंशियल है, उसमें कहीं ना कहीं टाटा केमिकल्स भी जहन में रखते हैं। हेमांग, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, आज टाटा केमिकल के अंदर भी हमने एक बड़ा उछाल देखा है 5 से 6% का। और अगर आप देखें जिस तरह का कंपनी ने इंडिकेट किया था कि स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेंगे, जो क्रॉस होल्डिंग है एक टाटा कंपनी की दूसरी कंपनी में, उसको भी कहीं ना कहीं जाके वो सिंप्लीफाई अगर होता है तो उसका बहुत बड़ा फायदा टाटा केमिकल को मिलेगा। क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से लगभग 75 to 80 रुपीस का इंक्रीमेंटल बेनिफिट पर शेयर टाटा केमिकल को मिलेगा। उदाहरण के तौर पे ये कंपनी ने टाइटन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है
वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा है और उसका पर शेयर वैल्यू मेरे हिसाब से लगभग 65 रुपीज़ का बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। टाटा मोटर और इंडियन होटल ये कंपनी में भी बेनिफिट मिल सकता है, प्राइमरीली बिकॉज कि ये जो कंपनीज है टाइटन, इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर, ये सब में हमने पिछले 1 साल में बहुत ही बड़ा ग्रोथ देखा है और ये टाटा केमिकल के प्राइस में प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं हो रहा है क्योंकि उसको एक होल्डिंग कंपनी या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मार्केट देखती है। अगर स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होगा तो इसका जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो कंपनी को मिलेगा, जो हमारे हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 89 रुपीज पर शेयर का आता है। ओके, तो वहां पर भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है उस लिहाज से, लेकिन देखते हैं यहाँ पर कंपनी की तरफ से बयान आता है या नहीं। वैसे एन चंद्रशेखर साहब का यही एक रोड मैप था कि ज्यादा से ज्यादा साधारण शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, ज्यादा स्कोप देना चाहिए हर कंपनी को ग्रो होने के लिए। हमने वो पहले टाटा कंज्यूमर में होते देखा था, अब शायद टाटा सन्स की बारी है, होपफुली आगे टाटा केमिकल्स में भी देखेंगे। हिमांग जानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाटा मोटर्स पर। वो सारे शेयर आज अच्छी तेजी में दिख भी रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।